टाइगर टाइगर किसी भी इंसान में दहशत पैदा करने के लिए टाइगर का नाम ही काफी है। Whatever is pure, whatever is natural, is protected by the tiger. So the tiger is an umbrella species. दुनिया का third largest crime, illicit crime, is wildlife poaching after terrorism and drugs. ओ देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल, पर ये अपने मन की ना आए, का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। एक बाघिन थी जो सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो मैंने बनाया है अपने हाथों से, वहाँ आती रहती थी और कई बार बरसात के दिनों में, खासकर रातों में जब मैं वो नदी क्रॉस करता था, जब नदी उफान में हुआ करती थी, तो बाघिन ऊपर से नीचे आ रही है और मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ी पे, ऐसा आमना सामना कई बार होता था। टाइगर 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 किसी भी इंसान में दहशत पैदा करने के लिए टाइगर का नाम ही काफी है। बाघ की दहाड़ से पूरे जंगल में सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन ये जानवर हमारे इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। 29 जुलाई को दुनिया टाइगर डे के तौर पर मनाती है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि टाइगर आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बाघों से ही दिल लगा बैठे हैं और बाघ संरक्षण पर लगातार काम करते रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है, बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी। हम अभिषेक रे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उनका एक और परिचय है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में काफ़ी शोहरत मिली। वो सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और बाघ संरक्षक हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, बाघ की एक छवि है जो हम सबके मन में है, और वो छवि दरअसल हकीकत जो बाघ है, दोनों छवि में बहुत अंतर है। आज के डेट में मॉडर्न इंडिया में बाघ किस तरह से सरवाइव करता है, क्योंकि जो जंगल बुक जिससे हम वाकिफ़ है, वो जंगल बुक जो है 1894 में लिखा गया था, तो करीब 130 साल पहले। 130 सालों में भारत के जंगल में बहुत परिवर्तन आ गया है, जंगल सिकुड़ गए हैं, इंसान की आबादी बहुत बढ़ गई है। और आज के इंडिया में किस तरह से अ टाइगर सर्वाइव्स, रेजेस इट्स कब्स, अवॉइडिंग हाईवेज, रेलवे लाइंस, फैक्ट्रीज एंड लीथल थ्रेट्स लाइक पोचर्स एंड हंटर्स। इस कहानी में मैंने वो सारी बातें पिरोई हैं, और एक बहुत ही मज़ेदार एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर के रूप से। और आप शायद वाकिफ़ नहीं होंगे कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्राइम, इलिसिट क्राइम, इज़ वाइल्ड लाइफ पोचिंग आफ्टर टेररिज्म एंड ड्रग्स। तो वाइल्ड लाइफ पोचिंग की जो सिंडिकेट है उसको मैंने एक्सपोज किया है। सो दैट्स वाई टाइगर द इनसाइड स्टोरी। अगर मैं अभिषेक जी आपसे पूछूं कि टाइगर को कैसे परिभाषित करेंगे, आम आदमी को अगर समझाना हो कि टाइगर क्या है, बाघ क्या है, उसका आम आदमी से उसका क्या रिश्ता है, वो आम आदमी के लिए क्यों अहम है, तो इसे आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए, टाइगर को यूं ही दुर्गा का वाहन नहीं बनाया गया। टाइगर एक योगी है। वो एक ऐसा योगी है जो शायद 10-15 दिन में एक बार खाता है। हमारे टेबल पे दिन में 4 बार खाना लग जाता है। टाइगर 20% ऑफ अ टाइगर्स हंट्स आर सक्सेसफुल, 80% आर अनसक्सेसफुल। तो एक ऐसा प्राणी है जो कगार पे रहता है, हमेशा भूखा रहता है, 80% वक्त अपने तलवे चाट के पानी पी के सो जाता है, फिर प्रयास करता है। टाइगर से सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं, ऋषि मुनियों वाली गुण उसमें है। जितना उसके अंदर पावर है उससे कहीं ज़्यादा कंट्रोल है। दूसरी बात यह है, जो सबसे अहम बात है, कि बाघ जंगल का रक्षक है। और हमारे देश में अगर हम देखें तो 70% ऑफ इंडियाज़ रिवर्स कम आउट ऑफ टाइगर फॉरेस्ट। अगर उन जंगलों में बाघ की दहशत ना हो तो आमतौर पे बिल्डर्स, माइनर्स घुसपैठी घुस के अतिक्रमण कर लेंगे उन जंगलों का, और हमारा जो शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, मॉनसून साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, इसका रखवाला कौन है? हम नहीं है। हमारा बस चले तो हम सब कुछ काट देंगे मुनाफे के लिए। रास्ते में व्यवधान है सिर्फ बाघ, जो whatever is pure, whatever is natural, is protected by the tiger. So the tiger is an umbrella species. तो इसलिए बाघ का जो आंकड़ा है, हम बाघ क्यों गिनते हैं हर साल हमारे देश में,
वो आंकड़ा हमारे पास कितने बाघ हैं वो सबसे बड़ा आसार है कि हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, हमारी मॉनसून साइकिल कितनी है, हमारी इकोलॉजी कितनी दुरुस्त है, हमारा इमीडिएट भविष्य कैसा है। जिस दिन बाघ ना रहा आप ये समझ जाइए कि हम लोग कगार पे जा चुके हैं। तो ऐसा आपकी जिंदगी में क्या हुआ और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से आप बाघ और बाघिन के साथ दिल लगा बैठे, जंगल से मोहब्बत कर ली? दरअसल ये इतनी सहज बात नहीं है। बचपन से ही मैं अगर देखूं अगर तो मेरे अंदर दो फितरतें थी। एक तरफ संगीत और फिल्में जो मेरा पेशा बना, और दूसरी तरफ कुदरत और वन्य प्राणी। और जब मैंने अपने आप को एक पेशे में इस्टेब्लिश कर लिया, जब मैंने सक्सेसफुल फिल्मों का म्यूज़िक कर लिया, जैसे पान सिंह तोमर, वेलकम बैक, आई एम कलाम, ये सारी ज़िंदगी, आप वाकिफ़ हो गए इन फिल्मों से। उसके पश्चात मुझे लगा कि अब जो कुछ भी थोड़ी बहुत पूंजी मैंने कमाई है बॉलीवुड से, उसको क्यों ना नेचर के लिए इन्वेस्ट किया जाए, यू नो, टू रीवाइल्ड। क्योंकि आज के डेट में हम सिर्फ ज़मीन लेते जा रहे हैं टू मेक फैक्ट्रीज, रोड्स, हाईवेज, शहर बसाते जा रहे हैं और जंगल कटता जा रहा है। तो मेरे मन में एक बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मैं एक रिज़र्व बनाऊं जिसमें वन्य जीव जो है आज़ाद रह सकें। और मैं 14 साल की उम्र से जो है यू नो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई हैव बीन अ टाइगर एंड लेपर्ड ट्रैकर, आई हैव बीन पोस्टेड इन डिफरेंट नेशनल पार्क्स ऑफ द कंट्री। तो ये एक बहुत पुराना रिश्ता है, कोई अचानक आने वाला ख्याल नहीं है, मेरा एक अंग है ये। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही, मतलब शुरुआती दौर से ही 13-14 साल की उम्र से आप बाघों की गणना के काम में लग गए थे। तो जरा एक बात हमें जरा समझाइए दर्शकों को न्यूज़ 24 के कि बाघों की गिनती का काम कैसे होता है, तब कैसे होता था और तब से लेकर अब तक में कितना अंतर आया है? देखिए, बाघ को गिनने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह कि आपको जंगल को पढ़ना पड़ेगा। जंगल को पढ़ना जो है एक पौराणिक कला है। जैसे कि आप अगर मुझे किसी भी जंगल में छोड़ दें और बताएं कि आप सुनिश्चित कीजिए इसमें कितने बाघ रहते हैं, तो बाघ बहुत ही शर्मीला और सीक्रेटिव जानवर है, वो अपने आप को जल्दी दिखाता नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे उसको गिनेंगे? यू हैव टू गो एंड रीड द फॉरेस्ट, यू नो, कि बाघ यहाँ से गुजरा है, उसके पंजे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्टेप, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट लेफ्ट and the first right, front. The distance between the front left and the rear left is called the stride. तो हम स्टेप नापते हैं, स्ट्राइड नापते हैं, गदली नापते हैं, उसकी उंगलियां नापते हैं। अगर वो बाघिन है तो उसकी उंगलियां थोड़ी ऐसे नुकीली होंगी, अगर वो बाघ है तो उसके मोटे होंगे उंगली। तो बाघ खतरनाक ज़्यादा होता है या बाघिन खतरनाक होती है? आपका अनुभव क्या कहता है? दोनों में से कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बाघ में पावर से कहीं ज़्यादा संयम है। उदाहरण के तौर पे, अच्छा, कभी एक मुझे बात बताइए, आप बाघों की गणना के काम में 13-14 साल की उम्र में लग गए थे, कभी ऐसा हुआ क्या कि बाघ एकदम सामने आ गया हो और दहाड़ मारा हो, आपने उसकी आंखों में देखा हो, उसने आपकी आंखों में देखा हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? बतेड़े बार ऐसा हुआ है, बहुत बार। तो जरा कुछ बताइए। उस अनगिनत बार ऐसा हुआ है। और जब वो आपकी आंखों में देख के अपना रुख बदल देता है, कहीं और चला जाता है, तो आपको लगता है कि मैंने इस किताब की शुरुआत में ये लिखा है कि ऐसे बहुत से टाइगर और लेपर्ड्स जिनको मैं ज़िंदगी में मिला हूँ, आमना सामना हुआ है पैदल, उन्होंने मेरी तरफ देखा और अपना रुख बदल दिया। शायद ये इसीलिए उन्होंने मुझे स्पेयर किया कि मैं उनका इनसाइड स्टोरी लिख सकूँ और दुनिया के सामने ला सकूँ। तो एक बाघिन थी जो सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो मैंने बनाया है अपने हाथों से, वहाँ आती रहती थी। और कई बार बरसात के दिनों में, खासकर रातों में, जब मैं वो नदी क्रॉस करता था, जब नदी उफान में हुआ करती थी, तो बाघिन ऊपर से नीचे आ रही है और मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ी पे, ऐसा आमना सामना कई बार होता था। मुझे देख के अंधेरी रातों में उसकी आंखें चमक जाती थी और वो अपना रुख बदल देती थी। तो मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ और वो छप 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 करके पत्तियों में से नीचे आ रही है, और फिर नदी के आसपास निकलती थी, पीछे मुड़ के मुझे देखती थी। एक ऐसा अंदरूनी रिश्ता उसके साथ मेरा हो गया था। उसी बाघिन ने 2 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी के आसपास जो है बच्चे दे दिए, और वहीं उसके बच्चे पले बढ़े और उसके बाद डिस्पर्स हो गए सराउंडिंग फॉरेस्ट में। तो शी रिपोज्ड हर ट्रस्ट इन मी एंड दैट इज़ हाउ सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व बिकेम वर्ल्ड फेमस। अदरवाइज आज मुझे कोई जानता नहीं इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व को भी इतने सारे अवार्ड्स नहीं मिलते अगर उस बाघिन ने मुझे नहीं चुना होता। तो वाइल्ड लाइफ बहुत समझदार होता है। वाइल्ड लाइफ में एक अंदरूनी शक्ति होती है कि वो आपका रुझान क्या है, आपकी रुचि क्या है और आपकी नीयत क्या है, इसको समझ लेता है। तो सीताबनी जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो आपने बनाया, जिसमें बाघिन ने अपने बच्चों को जन्म दिया,
तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उसी बाघिन की वजह से? देखिए, जैसे आपको मैंने बोला कि मैं बाघ गणना में हर साल भाग लेता था सरकार के लिए, तो एक ऐसी पहाड़ी पे मैं आज दमका था कॉर्बेट लैंडस्केप में, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था, लेकिन कट एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रहा था कि हर साल उसको बर्न कर दिया जाता है। उससे क्या है कि जो उसकी ज़मीन है, ज़मीन की मॉइस्चर प्रोफाइल और फर्टिलिटी बहुत ख़राब होती है। उसके चारों तरफ जंगल था, एक तरफ एक नदी बहती थी और उस ज़मीन पे टाइगर और लेपर्ड के पंजे थे। तो मुझे शुरू से ऐसा लगा कि ये ज़मीन चीख चीख के ऐसे बोल रही है कि मुझे जंगल को वापस कर दिया जाए, क्योंकि जब भी ऐसा एग्रीकल्चरल एरिया एकदम घनघोर जंगल में होता है तो आप हिरन को ये नहीं सिखा सकते कि तुम सिर्फ घास खाओगे, तुम धान नहीं खाओगे। वैसे ही आप टाइगर को ये नहीं सिखा सकते कि तुम सिर्फ हिरन खाओगे और तुम गाय बछड़ियों को नहीं छेड़ोगे, क्योंकि वो कुदरती तौर पे उसका खाना है, वो तो खाएगा। और तब जाके इंसानों के साथ बाघों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो मुझे लगा कि ये एक मौका है कि मैं इस ज़मीन को वापस जंगल में परिवर्तित करूं और इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ से दूर कर दूं। एंड दैट इज़ हाउ सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व वाज बॉर्न। और उसके कई साल बाद जब उस बाघिन ने वहाँ आके बच्चे दिए, तो उसने मुझे ये सिखाया कि आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, 99% कुदरत खुद करती है। मुझे एक बात बताइए कि आपकी जो ये बुक है, बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी, जंगल बुक, कोई 130 साल बाद कोई जंगल पर किताब लिखी गई है जी। मुझे इसमें इसका जो हीरो है वो कौन है और वो किस तरह से लोगों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है या करेगा? मैं इसका जवाब देता हूँ इस तस्वीर के साथ। तो दिस इज़ अ पिक्चर बुक। दिस बुक हैज़ वेरी शॉर्ट क्रिस्प चैप्टर्स विथ इलस्ट्रेशंस विच आर मेड बाय मी। तो जग्गू बावरिया जो इस काले घोड़े को पे दौड़ रहा है, इस वक्त भगा रहा है, ही इज़ माई लीड कैरेक्टर, वो मेरा प्रोटैगनिस्ट है। और उसका एक अंदरूनी रिश्ता है इसके साथ, विच इज़ अ टाइगर। तो ये एक ट्राइबल आदमी है हु इज़ बॉर्न इन अ बावरिया फैमिली इन सेंट्रल इंडिया, इन द डेक्कन, बुंदेलखंड, एमपी के ये लोग होते हैं, ट्राइब्स होते हैं जो खानदानी टाइगर लेपर्ड पोचर्स होते हैं। तो एक गरीब आदमी, एक बेबस आदमी जो ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेता है, उसको जंगल से बेहद लगाव है। और मेरी तरह वो भी बचपन से टाइगर के पद चिन्हों पे चलता है और बोल सकता है कि यहाँ पे घास दबी हुई है, हवा का रुख कहाँ है, वहाँ से सांबर बोल रहा है, यहाँ से चीतल बोल रहा है, बाघ वहाँ से जा रहा होगा, तो पढ़ लेता है जंगल को। लेकिन गरीबी और बेबसी ने उसको उन्हीं जानवरों की हत्या में शामिल कर दिया जिनसे उसे प्यार था। ये आदमी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक ही इज़ द अंडरडॉग, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द बुक he becomes a larger than life hero. He emerges, he breaks his chains, his shackles, he goes against his tribe. He avenges his past and eventually becomes a true champion of the wild. तो जग्गू और जानवी की ये प्रेम कहानी है, जहाँ जानवी उसकी बचपन की प्रेमिका उसे टूट के प्यार करती है, पर बोलती है जग्गू जब तक तू हत्यारा है मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। तो ये आदमी बदलता है, ये यू टर्न लेता है एंड ही बिकम्स अ लार्जर देन लाइफ वॉरियर ऑफ द वाइल्ड, यू नो। और पूरी जो सिंडिकेट है टाइगर पोचिंग की, फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, अक्रॉस द स्नोई हिमालयज इन टू लासा विच इज़ चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट, ये जो पूरी सिंडिकेट है, इसके खिलाफ इंटरपोल के साथ और वन विभाग के साथ काम करके जग्गू जो है, ही सीक्स हिज रिवेंज एंड ब्रिंग्स ऑल ऑफ देम टू बुक। सो इट्स अ यू टर्न ऑफ अ पोचर हु बिकम्स अ चैम्पियन ऑफ द वाइल्ड। और आपको ये किताब इस प्रश्न को उत्तर देने पे मजबूर करेगा कि अगर जग्गू एक बेबस मजबूर ट्राइबल आदमी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने पिछले 100 सालों में सिर्फ विनाश किया है कुदरत का, हम कगार पे आ चुके हैं। क्या हम भी यू टर्न ले सकते हैं जग्गू की तरह? सो दिस इज़ द रियल जंगल बुक ऑफ टुडे। और मुझे लगता है कि भारत की कहानी इस मिट्टी की कहानी है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हमने जिस तरह से वाइल्ड लाइफ बचाया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और वो रियल जंगल बुक है भारत की, जो इस कहानी के माध्यम से उजागर होता है। अब मुझे एक बात बताइए, टाइगर पोचिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे निपटने के लिए पिछले 3-4 दशकों में जिस तरह से काम हुए हैं और अभी जो स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि टाइगर पोचिंग तब भी था, आज भी है, पर भारत सरकार इस दिशा में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और हमारे पास दुनिया के सबसे मजबूत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉज हैं। ज़रूरत है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की। अगर आप देखेंगे, वी ओनली हैव 2.1% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड एरिया एंड वी हैव
17-18% ऑफ द प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बावजूद भारत जो है एक ग्लोबल जायंट है इन वाइल्ड लाइफ। तो recently I composed the title song and I sang it also, I wrote it, and I also made the film for the branding film for the IBCA, which is the International Big Cat Alliance. International Big Cat Alliance United Nations और भारत सरकार का एक गठबंधन है जिसमें all the big cat holding countries of the world are coming together, जिसकी ब्रांडिंग फिल्म मैंने बनाई है। तो ये पहल इसीलिए है कि इंटरनेशनल स्तर पे हम पोचिंग को रोकेंगे और भारत का जो तजुर्बा है बिग कैट्स को बचाने में, टाइगर्स और लेपर्ड्स को बचाने में, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर आप यूरोप में ट्रैवल करेंगे तो आपको रेड फॉक्स मतलब लोमड़ी से बड़ा कोई जानवर मिलेगा ही नहीं, सबको लोगों ने ठोक दिया। ये हालत है। हमारे पूरी कॉन्जर्वेशन हिस्ट्री में एक ही ब्लैक स्पॉट था कि हमने चीता को खो दिया था टू हंटर्स इन द 1950s। पर हमने वो गलती सुधारी। हमने एक दुनिया के सामने मिसाल कायम किया कि हम एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल मूव में हम वापस चीतास को लाके हम इंडिया में उनको बसा रहे हैं। आज के डेट में 16-17 बच्चे अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ ले चलता जी। हूँ। म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, बॉलीवुड से गहरा रिश्ता है, कई मशहूर फिल्मों में आपके म्यूजिक गायन दिखे हैं जी। मुझे ये बताइए कि आपको म्यूजिक में कोई आइडिया कुछ ये जंगल से मोहब्बत की वजह से भी मिलता है क्या? वहाँ से कुछ आइडिया कुछ निकला है? देखिए, शुरू से ही जो मेरा म्यूज़िक है वो बहुत ओरिजिनल म्यूज़िक रहा है और मुझे हर तरह की फिल्म करने का मौका मिला है। जैसे कि पान सिंह तोमर वाज अ ग्राउटेड ट्राइबल स्टोरी एमिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, लॉक्ड इन टाइम, 1950s की कहानी है। साहिब बीवी और गैंगस्टर विद अ डीप डार्क रोमांटिक फिल्म। वेलकम बैक इज़ अ कॉमेडी, इज़ अ गैंगस्टर कॉमेडी। आई एम कलाम बच्चों की कहानी है। तो ये अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग थीम्स है। बॉम्बे के एक स्टूडियो में लॉक होके बैठ के आप इन सब फिल्मों का म्यूज़िक कंपोज नहीं कर सकते। तो मैं जो है कंपोज हमेशा करता हूँ कुदरत में, नेचर में, जंगलों में, पहाड़ों में, और एग्जीक्यूट करता हूँ बॉम्बे में। तो मेरा जो स्रोत है, उद्गम स्थल है संगीत का, वो हमेशा से ही कुदरत रहा है। और अब आने वाले टाइम में, जो आजकल के टाइम में, मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स अपने आप जो मेरा क्राफ्ट है फिल्म मेकिंग एंड म्यूज़िक, उसको कॉन्जर्वेशन की दिशा में लेके जा रही है। अपने आप ऐसा हो रहा है। जैसे कि मैंने इंडिया का नेशनल चीता एंथम बनाया, फिल्म आया, और मैंने इंडिया का नेशनल टाइगर एंथम बनाया, फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ब्रांडिंग फिल्म और एंथम बनाया। तो एक तरह से मेरी जो क्राफ्ट है वो कॉन्जर्वेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये किताब एक पहल है। इवेंचुअली आई वुड लाइक टू मेक अ फीचर फिल्म आउट ऑफ दिस, अ ब्यूटीफुल फीचर फिल्म और अ टेलीविजन सीरीज जिसमें ये पूरी कहानी जो है और लार्जर ऑडियंस के सामने बयां हो। अच्छा, हीरो हीरोइन को दिमाग में रखते हुए, जहन में रखते हुए म्यूजिक आप बना देते हैं, गाना बना देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बाघ बाघिन को साथ मिलते देखा और कुछ गाना और म्यूजिक इस तरह का कुछ दिमाग में आ गया, या कुछ शब्द आपने लिखे, कुछ गीत लिखा, कुछ इस तरह का कभी? कई बार ऐसा होता है। जैसे कि अगर कुछ गुनगुना के अगर हमें बता सकते। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि पान सिंह तोमर एक वीर रस की कहानी थी। एक ऐसा आदमी जो एक बाघ की तरह था, लेकिन वो परिस्थितियों के से विवश होकर वो बागी बन गया, एक आर्मी मैन था। तो उसमें जो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है तिग्मांशु धूलिया, उनको एक गाना ऐसा चाहिए था कि एक लाचार आदमी जो बेबस होकर कुछ करता है, उसके लिए गाना बनाओ जो फिल्म का थीम बने। वो मैंने जंगलों में ही कंपोज किया, गाया मैंने और कैलाश खेर साहब ने। देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। ओ देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। पर ये अपने मन की ना आए, का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। तो ये था धाए धाए। तो इस तरह के गाने जो बनते हैं, वीर रस के गाने, ये बिहड़ों में, जंगलों में, इस तरह के माहौल में करते हैं ना। अगर आप लॉकअप होकर एसी स्टूडियो में बैठेंगे तो इस तरह के गाने निकलते नहीं हैं। आम आदमी को कैसे लगे कि भाई हम अपना इसमें योगदान दे सकते हैं, जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। आप कई बार खबरें इस तरह की आप भी देखते होंगे कि आदमखोर बाघिन, आदमखोर बाघ, जो कहते हैं मैन और एनिमल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो ऐसी पूरी स्थिति से निपटने के लिए आप क्या सलाह देंगे अपने अनुभव के आधार पे? देखिए, ये मसला जो है ज़मीन और पानी का है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन और पानी हमारे पास सीमित है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं, जानवर किंचित हैं। और जानवर जब एकदम कॉर्नर्ड हो जाए, जब उसके पास कोई विकल्प ना बचे, शिकार ना हो, जंगल कटता जा रहा है, पानी का कोई स्रोत नहीं है, ऐसे में वो आदमखोर बन सकता है। आम तौर पे
टाइगर की फितरत वैसी बिल्कुल नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि होल इंडिया में जो टाइगर टूरिज्म होता है, जिससे हमारे देश में क्लीन ग्रीन डॉलर्स आते हैं, हमारे नेशनल पार्क्स जो है कॉर्बेट, रणथंभौर जैसे नेशनल पार्क्स, इनकी जो इकोनॉमी में जो योगदान है वो किसी इंडस्ट्री से ज़्यादा है और विदाउट पोल्यूटिंग है। यहाँ पे ओपन जिप्सीज में लोग जाके टाइगर देखते हैं। एक जिप्सी में 6 लोग बैठे रहते हैं, जिप्सी के पास से टाइगर गुजरता रहता है। दिन में शायद ऐसे 20,000 सफारीज इंडिया में हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। उसमें कितनी बार आपने सुना है कि टाइगर ने आके जिप्सी से आदमी को लेके गया है? कभी नहीं करता। वो मेहनत करके अपनी शिकार करता है, भूखा रहता है, फिर भी जिप्सी से आके आदमी को ले जाना अगर होता तो इंडिया में टाइगर टूरिज्म ही बंद हो जाता। तो बाघ की जो असल फितरत है वो इसी में दिख जाता है आपको। एक आध बार जब ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ उजागर होता है कि आदमखोर बन गया। लेकिन क्यों बना, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, विच इज़ मोस्टली रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर इशूज़। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द टाइगर। यू नेम इट, वी हैव इट। tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah. 5 of the 7 big cats of the world stay in India. India is a global giant in wildlife. Apart from big cats, we have the elephant, the rhino, 4 species of bears, 1350 species of birds, wolves, wild dogs, hyenas. ये हमारी धरोहर है, ये इस मिट्टी का जादू है जो हमें बचाना है, क्योंकि इससे in the future we will get clean green dollars, we will have international respect. और अगर हम बाघ को बचाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपना फ्रेश वाटर भी बचाते हैं। इंडिया की अधिकतर नदियाँ जो है टाइगर फॉरेस्ट से ही निकलती हैं, और हमारे आने वाले टाइम का जो वाटर रिसोर्स है, फर्टिलिटी है, उसका गार्जियन कौन है? टाइगर। ये हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जो जंगल से इस कर बैठे और बाघ को बचाने की लगातार कोशिशों में जुटे हैं। अभिषेक रे जैसे रियल हीरो की वजह से हमारे बाघ, जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण सब सुरक्षित और संरक्षित हो रहे हैं, और इस मुहिम को और आगे बढ़ाने में बहुत से इनके जैसे हीरो हैं जो लगे हुए हैं, जो गुमनाम हैं और कर्म पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू बातचीत के लिए।